सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीप्ति भल्ला एक कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और हेल्प यू चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से एक जागरूकता अभियान के तहत आज हम बात करेंगे ओरल कैंसर के बारे में। ओरल कैंसर जिसे हम मुंह का कैंसर कहते हैं, मुख कैंसर भी इसको कह सकते हैं, वो कैंसर जो कि मुंह के किसी हिस्से को अफेक्ट करता है उसे हम ओरल कैंसर कहते हैं। कुछ बातें जो ध्यान देने वाली हैं वो ये है कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो हमारे देश में मिलता है वो ओरल कैंसर है, पुरुषों में और महिलाओं में भी कुछ हिस्सों में देश के ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। पूरे विश्व में जितने भी ओरल कैंसर के पेशेंट्स हैं उनमें से 60 to 65% पेशेंट्स हमारे देश में मिलते हैं, हमारे देश से होते हैं। जो ओरल कैंसर, जितने भी कैंसर से डेथ्स होती हैं इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा डेथ्स ओरल कैंसर की वजह से होती हैं। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि ओरल कैंसर का मरीज़ डॉक्टर को तब मिलता है जब उसकी समस्या एडवांस स्टेज में होती है, मतलब थोड़ा लेट स्टेज में जब प्रॉब्लम होती है तब पेशेंट्स डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। स्टेज की हम बात करें तो ओरल कैंसर को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। 1 और 2 स्टेज को हम अर्ली स्टेज कहते हैं और 3 और 4 स्टेज जो होती है वो एडवांस स्टेज होती है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे कैंसर के ठीक होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। अगर हम 1 और 2 स्टेज की बात करें तो कैंसर ऑलमोस्ट 85 to 90% केसेस में ये क्योरेबल होता है। क्योरेबल का मतलब ठीक हो गया और फिर दोबारा से रिकरेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर 3rd और 4th स्टेज में कैंसर है तो उसकी पेशेंट्स की ठीक होने की संभावना भी कम होती है और रिकरेंस के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। अगर हम अर्ली स्टेज में कैंसर को डिटेक्ट कर लें और उसको ठीक किया जा सके तो हम बहुत सी जानें बचा सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि ओरल कैंसर के लक्षण क्या हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, तभी बचाव पॉसिबल है। तो हम बात करते हैं अब किन कारणों से या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर्स होते हैं। सबसे कॉमन जो कॉज है ओरल कैंसर का वो टोबैको है। तंबाकू का सेवन जो लोग करते हैं वो मोस्ट कॉमन कॉज है ओरल कैंसर का। टोबैको किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्मोकिंग के फॉर्म में या स्मोकलेस टोबैको हो सकता है। स्मोकिंग जैसे बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का वो एक फॉर्म है टोबैको की जिसमें लोग सेवन करते हैं, या फिर च्यूएबल फॉर्म में, नॉन स्मोक फॉर्म में जो टोबैको है, तो जो पान मसाला या गुटखा लोग खाते हैं उसमें से जो जूसेस निकलते हैं उनमें कार्सिनोजेंस होते हैं। कुछ लोग अप्लाइड फॉर्म में टोबैको का सेवन करते हैं, उसको टोबैको को अपने मुंह के किसी हिस्से में रख लेते हैं और उससे उस एरिया में कैंसर डेवलप हो सकता है। ये बात हुई टोबैको की। जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है ओरल कैंसर का वो है शराब का सेवन। अल्कोहल इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओरल कैंसर। इसकी वजह से जो कैंसर देखा जाता है वो ज़्यादातर फ्लोर ऑफ द टंग में होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है। इसमें जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो मुंह के निचले हिस्से में पुलन हो जाते हैं, वहाँ पर से वो कैंसर कॉज करते हैं। अगर टोबैको और अल्कोहल कोई इंसान दोनों चीज़ों का सेवन करता है तो इसमें A+B, मतलब टोबैको अगर A है और अल्कोहल B है तो वो उसका इफ़ेक्ट A+B की जगह A×B, मतलब उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और वो काफ़ी चांसेस होते हैं उन पेशेंट्स में, उन लोगों में कैंसर डेवलप करने के। जो थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज है ओरल कैंसर का वो है शार्प टूथ या किसी भी चीज़ से इरिटेशन होना। तो शार्प टूथ अगर जैसे शार्प टूथ हो सकता है दांत अगर टूट गया है, दांत का कोई हिस्सा जो कि चुभ रहा है कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से ओरल कैंसर डेवलप हो सकता है।
इल फिटिंग डेंचर्स, अगर कोई बड़ी एज के लोग हैं और वो डेंचर्स पहनते हैं, डेंचर्स उनके प्रॉपरली फिट नहीं हैं, वो बार बार घाव क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक रीज़न होता है ओरल कैंसर का। इसके बाद कुछ फैक्टर्स आते हैं जो लेस कॉमन फैक्टर्स हैं, जैसे रेडिएशन एक्सपोजर हो गया, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो कि हमारी कंट्री में बहुत कॉमनली नहीं देखा जाता है, वो एक कॉज हो सकता है, या फिर इम्यूनो डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, किसी को स्ट्रेस है, तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ओरल कैंसर्स डेवलप हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या होते हैं ओरल कैंसर के। ओरल कैंसर को पेशेंट्स कैसे समझे कि उनको कैंसर डेवलप हो सकता है या वो हाई रिस्क पर है। तो अगर इसका सबसे पहला जो लक्षण है, मुंह में कहीं पर भी छाले का होना। तो अगर कोई छाला आपके मुंह में है, अब इसमें ये नहीं है कि हमें छाले अब ब्रश से भी कभी कभी कट जाता है या कुछ ऐसे, मतलब कोई हाई रिस्क इंडिविजुअल है जो टोबैको और अल्कोहल का सेवन करते हैं और उनके मुंह में छाले अगर 3 से 4 हफ्ते में नहीं ठीक हो रहा है कोई, तो उसको ज़रूर से किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और दूसरा, हमारे मुंह की जो लाइनिंग होती है वो पिंक कलर की यूजुअली होती है, अगर उसमें कोई लाल या सफ़ेद रंग के धब्बे नज़र आते हैं तो वो एक लक्षण हो सकता है, या फिर मिक्सचर ऑफ रेड एंड वाइट, वो एक लक्षण हो सकता है ओरल कैंसर का। अगर कोई किसी के मुंह में कोई इरेगुलरिटी हो या रफ एरिया हो तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। उसके बाद कहीं पर कोई लंप है, कोई स्वेलिंग है जिसमें से कि जो रेगुलरली टच करने पे ब्लीड करती है, तो वो एक लक्षण हो सकता है। किसी के जो डेंचर वेयरर्स होते हैं, जो डेंचर पहनते हैं लोग, उनका डेंचर का साइज़ बार बार चेंज होना भी एक लक्षण हो सकता है। किसी के अगर दांत, 1 या 2 दांत अचानक से लूज होकर गिर गए, मतलब यू लूज़ योर टीथ, तो वो भी एक लक्षण हो सकता है। और एडवांस स्टेजेस में तो फिर बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, स्वेलिंग बाहर से दिखना, लंप होना, या फिर कान में दर्द होना, ये सब कुछ लक्षण हैं जिनसे कि पेशेंट को समझ में आ सकता है कि हाँ, उनको अब डॉक्टर के पास कंसल्ट करने जाना है। ओरल कैंसर का डिटेक्शन अगर सही समय पर कर लिया जाए तो उससे बचा जा सकता है। ओरल कैंसर का डिटेक्शन अगर सही समय पर किया जाए तो उससे डेफिनेटली हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पेशेंट को डॉक्टर के पास सही समय पर जाना है सबसे पहली बात तो। और इसमें अगर अर्ली स्टेज में पेशेंट जा रहे हैं तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि वो 85 to 90% चांसेस हैं कि हम उसे क्योर कर सकते हैं। देखना ये है कि डिटेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट ट्रीटमेंट, एक्यूरेट डिटेक्टिव टेक्निक है वो होती है बायोप्सी। मोस्ट ऑफ द केसेस में बायोप्सी से ही हम एक्यूरेटली डायग्नोस कर सकते हैं कि हाँ, कौन से टाइप का कैंसर है। और जब हमें पता चल जाता है कि कैंसर की क्या टाइप है, उसके बाद फिर हम उसकी स्टेज यूजुअली देखने के लिए फिर जो इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं, जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, एक्सरेज वगैरह, तो वो उससे हम कैंसर की स्टेज को पता लगाते हैं। तो पेशेंट के सिम्टम्स, उनकी बायोप्सी एंड इमेजिंग टेक्निक्स, उसकी मदद से हम कैंसर की टाइप और उसकी स्टेज का पता लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा टोटली कि कौन सी स्टेज का कैंसर है। यूजुअली जो 1 और 2 स्टेज के कैंसर्स होते हैं तो वो उसको हम सर्जिकली ही करेक्ट कर देते हैं, मतलब बहुत सर्जरी इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट इन ओरल कैंसर्स, जो कि 85 to 90% केसेस को ट्रीट कर देता है। 1 और 2 स्टेज में सिंगल मोडालिटी, मतलब या तो सर्जरी या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में सर्जरी एंड समटाइम्स द ब्रेकीथेरेपी, जो रेडियोथेरेपी का पार्ट है, तो वो उससे करके
ट्रीट किया जाता है, और 3 और 4 स्टेजेस में जब भी कैंसर होगा तो उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी, उसके बाद रेडियोथेरेपी, एंड इन advanced cases or in few cases chemotherapy also, and also immunotherapy in some cases. बचाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट के लेवल पर उनको अपने मुंह को थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने मुंह के ऊपर, कि कोई भी चेंजेस हों, अगर आपके या आपके किसी परिवारजन या प्रियजन के मुंह में कोई भी चेंजेस, इस तरह के लक्षण दिखते हैं, तो आप उसको इग्नोर ना करें। आप स्पेशलिस्ट की और कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह या किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, और हम पूरी तरह से इसको ठीक कर सकते हैं अगर आप हमारा साथ दें। तो एक बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है स्क्रीनिंग में स्क्रीनिंग हेल्दी इंडिविजुअल्स में की जाती है कि अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, हाई रिस्क का मतलब जो कि पेशेंट अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या टोबैको कंज्यूम करते हैं, तो उन पेशेंट्स में कैंसर के चांसेस होते हैं। ये इसकी एजुकेशन से लेके उनकी ओरल कैविटी को चेक करना, जिसमें कि बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स, बहुत हाई एंड टूल्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एग्जामिनेशन और इन सब से भी पता लगाया जा सकता है कि किसी इंसान को वो प्री कैंसरस स्टेज में है या फिर उसको कैंसर होने के कितने संभावना है। तो अर्ली डिटेक्शन एंड द प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट plan from my side. Help You एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे समाज में एक जागरूकता फैलाने का जो बीड़ा उठाए हैं, जो वो काम कर रहे हैं, बहुत ही सराहनीय है। और मुझे उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का, और इस कैंसर डे पर ओरल कैंसर से रिलेटेड एक लोगों को जागरूक करने का। तो मैं उनको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।